नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने बायोलॉजी का एक कह सकते हैं बहुत ही दिलचस्प ढेर है। हमारे एक लिसनर ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बनाए गए अपने नोट्स भेजे हैं और साथ में कुछ लेख और रिसर्च का एक पूरा बंडल है। और इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर जेनेटिक्स के जटिल नियमों तक मतलब सब कुछ है। और हमारा काम है इस विशाल जानकारी के ढेर में से वो सबसे जरूरी और हैरान करने वाली बातें निकालना जो सिर्फ तथ्य नहीं बल्कि एक पूरी कहानी बताती हैं। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ जीव विज्ञान को रटना नहीं है बल्कि जीवन की 3 बड़ी कहानियों को समझना है। पहली कहानी, जीवन शुरू कैसे हुआ। दूसरी, ये इतना विविध, इतने अलग अलग रूपों में कैसे फैल गया। और तीसरी, इस पूरे खेल के नियम क्या हैं, मतलब वो कोड जो हर जीवित चीज के अंदर लिखा है। तो चलिए सीधे गोता लगाते हैं जीवन की पहली कहानी में। शुरुआत हमारी लिसनर के नोट्स की शुरुआत होती है पृथ्वी की उत्पत्ति से, करीब 4.5 अरब साल पहले। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है शुरुआती माहौल। मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, लेकिन ऑक्सीजन नहीं। हाँ, मुक्त ऑक्सीजन नहीं थे। आज हम ऑक्सीजन के बिना जीने की सोच भी नहीं सकते, तो बिना ऑक्सीजन के जीवन शुरू कैसे हुआ? ये एक बेहतरीन सवाल है और यही जीवन की कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। उस शुरुआती दुनिया को एक प्राइमोर्डियल सूप या कह लीजिए आदिम शोरबे की तरह सोचिए। अच्छा। समंदर के पानी में तमाम रसायन घुले हुए थे और ऊर्जा के लिए बिजली कड़क रही थी, ज्वालामुखी फट रहे थे। ओपेरन और हेल्डन की थ्योरी यही कहती है कि इसी केमिकल कॉकटेल में जीवन के पहले अणु जैसे अमीनो एसिड्स बने होंगे। अच्छा, तो मिलर यूरे का जो मशहूर प्रयोग है जिसका जिक्र नोट्स में भी है, वो इसी थ्योरी को साबित करने के लिए था। हाँ, तो क्या उन्होंने लैब में जीवन बना लिया था? नहीं, और ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। उन्होंने जीवन नहीं बनाया, उन्होंने बस ये दिखाया कि अगर आप शुरुआती पृथ्वी जैसे हालात एक लैब में बनाते हैं, मतलब वो गैसें, पानी और बिजली। हाँ, बिजली की चिंगारियां, तो अमीनो एसिड्स जैसे जीवन के लिए जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स अपने आप बन सकते हैं। ये बहुत बड़ी खोज थी। इसने जीवन की शुरुआत को किसी चमत्कार से हटाकर रसायन विज्ञान के दायरे में ला दिया। मतलब जीवन की शुरुआत के लिए जरूरी कच्चा माल यही पृथ्वी पर बन सकता था, लेकिन फिर ये अणु जुड़े कैसे? पहली कोशिका कैसे बनी? यहीं पर कहानी थोड़ी धुंधली हो जाती है। लेकिन सबसे मजबूत थ्योरी ये है कि ये अणु धीरे धीरे जुड़े और उन्होंने खुद की नकल बनाने वाली संरचनाएं बना ली, शायद आरएनए जैसी। और फिर किसी मोड़ पर इनमें से किसी एक ने अपने चारों ओर एक झिल्ली, एक बुलबुला बना लिया और बस वही दुनिया की पहली कोशिका थी, एक ऐसी इकाई जो बाहर की दुनिया से अलग थी। और फिर आता है ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट। ये सुनने में बड़ा नाटकीय लगता है। ये नाटकीय था भी। शुरुआती जीव ऑक्सीजन के बिना रहते थे, लेकिन फिर आए साइनोबैक्टीरिया। ये वो पहले जीव थे जिन्होंने फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण करना सीखा। अच्छा। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें वे सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके अपना भोजन बनाते थे और एक वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर ऑक्सीजन छोड़ते थे। 1 मिनट, हमारे लिए जो प्राणवायु है वो उन शुरुआती जीवों के लिए एक जहरीला कचरा था? बिल्कुल। सोचिए, अरबों सालों तक ये छोटे छोटे बैक्टीरिया वायुमंडल में ऑक्सीजन भरते रहे। ज्यादातर पुराने जीव इस जहर की वजह से मारे गए। ये पृथ्वी का पहला सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन था जो नए जीवन के लिए रास्ता बना रहा था। वाह। इसी ऑक्सीजन ने बाद में ओजोन परत बनाई और जीवन को पानी से निकलकर जमीन पर आने का मौका दिया। तो जीवन की पहली कहानी ये है कि उसने न सिर्फ पृथ्वी पर जन्म लिया बल्कि पृथ्वी को हमेशा के लिए बदल भी दिया। अब आते हैं दूसरी कहानी पर, विविधता। जीवन शुरू तो हो गया, लेकिन आज हम जो करोड़ों प्रजातियां देखते हैं वो कैसे बनी? यहाँ डार्विन का नाम सबसे पहले आता है। हाँ, लेकिन डार्विन से पहले लेमार्क थे। लेमार्क का आइडिया बहुत सीधा साधा और कह सकते हैं आकर्षक था। उन्होंने कहा कि जीव अपने जीवन काल में जो गुण हासिल करते हैं वो अगली पीढ़ी को दे देते हैं। हाँ, वो जिराफ वाला उदाहरण। हाँ, उनका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण जिराफ का है कि जिराफ ने ऊंची पत्तियां खाने के लिए अपनी गर्दन को खींचा और उसकी गर्दन लंबी हो गई और फिर उसके बच्चे भी लंबी गर्दन वाले पैदा हुए। ये सुनने में तो काफी मंतिकी लगता है। अगर कोई बॉडी बिल्डर है तो उसके बच्चे भी मजबूत होने चाहिए। सही कहा। ये सुनने में ठीक लगता है, पर यह काम नहीं करता। अगर ऐसा होता तो सदियों से जिन समुदायों में कान छेदे जाते हैं वहां बच्चे छेदे हुए कानों के साथ पैदा होने लगते। सही बात है। डार्विन ने एक ज्यादा गहरा और क्रांतिकारी आइडिया दिया।
उन्होंने कहा कि किसी भी आबादी में जीव थोड़े बहुत अलग होते हैं, यानी उनमें वेरिएशन होता है। जैसे कुछ जिराफों की गर्दन प्राकृतिक रूप से थोड़ी लंबी थी और कुछ की थोड़ी छोटी। एकदम सही। फिर आता है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यानी जीने का संघर्ष। भोजन सीमित है, शिकारी हैं। ऐसे में जिन जिराफों की गर्दन कुदरती तौर पर थोड़ी लंबी थी, उन्हें ज्यादा खाना मिला। अच्छा। वे ज्यादा स्वस्थ रहे और ज्यादा बच्चे पैदा कर पाए। हाँ। छोटी गर्दन वाले धीरे धीरे खत्म हो गए। इसे ही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या प्राकृतिक चयन करते हैं। और ये लाखों सालों में हुआ होगा। हाँ, ये कोई एक पीढ़ी में नहीं बल्कि लाखों सालों में होता है। तो ये कोई व्यक्तिगत कोशिश नहीं थी, बल्कि प्रकृति की एक फिल्टरिंग प्रक्रिया थी। जो फिट हुआ वो पास हो गया। तो फिर इन नोट्स में ह्यूगो डी व्रीज की म्यूटेशन थ्योरी का क्या मतलब है? क्या डार्विन गलत थे? नहीं, डार्विन गलत नहीं थे, बस उनकी कहानी अधूरी थी। वो ये नहीं समझा पाए थे कि ये वेरिएशन या भिन्नता आती कहां से है। ह्यूगो डी व्रीज ने म्यूटेशन का आइडिया दिया, यानी डीएनए में अचानक होने वाले बड़े बदलाव। अच्छा। आज हम जानते हैं कि दोनों सही थे। डीएनए में छोटे छोटे म्यूटेशंस होते रहते हैं जो वेरिएशन पैदा करते हैं, और फिर प्रकृति का चयन उस पर काम करता है। इसे ही नियो डार्विनिज्म कहते हैं। तो अब हमारे पास जीवन की शुरुआत की एक थ्योरी है और उसके विकास की भी। पर हमारे पास इतने सारे जीव हैं, इन्हें वैज्ञानिक व्यवस्थित कैसे करते हैं? लिसनर के नोट्स में विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण का जिक्र है। क्या ये जीवों को अलग अलग बक्सों में डालने जैसा है? आप इसे एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी कह सकते हैं। अगर आपको कोई किताब ढूंढनी है तो आप उसे कहीं भी नहीं फेंक देते, आप उसे विषय के हिसाब से रखते हैं। विटेकर का सिस्टम भी यही करता है। उन्होंने जीवन को 5 बड़े सेक्शन या किंगडम में बांटा: मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। मोनेरा में सारे बैक्टीरिया आ गए, टॉटिक। फिर प्रोटिस्टा, जो एक तरह से कचरा घर जैसा है, जिसमें वो सब एक कोशी के जीव हैं जो कहीं और फिट नहीं होते, जैसे अमीबा। अच्छा। फंजाई यानी कवक, जैसे मशरूम, जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते बल्कि दूसरों से सोखते हैं। और फिर आते हैं 2 सबसे बड़े किंगडम, प्लांटे यानी पौधे, और एनिमेलिया यानी हम सब। पौधों और जानवरों के अंदर भी तो बहुत विविधता है। जैसे नोट्स में जाइलम फ्लोएम से लेकर आर्थ्रोपोडा तक का जिक्र है। क्या हम कुछ बड़े आविष्कारों की बात कर सकते हैं जिन्होंने इन समूहों को सफल बनाया? बहुत अच्छा पॉइंट है। पूरी लिस्ट रटने की बजाय बड़े आइडियाज को पकड़ते हैं। पौधों में एक बड़ा आविष्कार था वैस्कुलर सिस्टम, यानी जाइलम और फ्लोएम का विकास। जाइलम और फ्लोएम। जाइलम को आप एक वाटर पंप समझिए, जो पानी को जड़ से सैकड़ों फीट ऊपर पत्तियों तक ले जाता है। और फ्लोएम एक फूड डिलीवरी नेटवर्क है, जो पत्तियों में बने खाने को पूरे पौधे तक पहुंचाता है। इस सिस्टम के बिना ऊंचे पेड़ संभव ही नहीं थे। और जानवरों में नोट्स में लिखा है कि आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। कीड़े मकोड़े हर जगह हैं। उनमें ऐसा क्या खास है? 2 चीजें। पहला, उनका एक्सोस्केलेटन यानी बाहरी कंकाल। ये काइटिन का बना एक हल्का लेकिन मजबूत कवच है जो उन्हें सुरक्षा भी देता है और सहारा भी। और दूसरा, जॉइंटेड अपेंडेज यानी जुड़े हुए पैर। इस डिजाइन ने उन्हें उड़ने, तैरने, चलने, खोदने, हर काम के लिए सक्षम बना दिया। ये प्रकृति का स्विस आर्मी नाइफ जैसा डिजाइन था, जो हर माहौल में कामयाब रहा। वाह, ये सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। हम सिर्फ नाम नहीं बल्कि विकास के सफल डिजाइन देख रहे हैं। अब हम अपनी कहानी के तीसरे और आखिरी हिस्से पर आते हैं, वो कोड जो इस पूरे खेल को चला रहा है, यानी कोशिका और जेनेटिक्स। बिल्कुल। अगर जीवन एक किताब है तो कोशिका उसका हर एक अक्षर, शब्द और पन्ना है। और सबसे बड़ा विभाजन है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच। अच्छा। प्रोकैरियोटिक, जैसे बैक्टीरिया, एक छोटे से 1 रूम अपार्टमेंट की तरह है। सब कुछ एक ही जगह बिखरा पड़ा है, कोई खास ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और यूकैरियोटिक, जो हम में, पौधों में और बाकी सब में है, वो एक पूरी फैक्ट्री या शहर की तरह है। इसमें अलग अलग काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, जिन्हें हम ऑर्गेनेल कहते हैं। अच्छा। न्यूक्लियस हेड ऑफिस है, जहां सारा ब्लूप्रिंट यानी डीएनए रखा है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर प्लांट है, जो ऊर्जा बनाता है। राइबोसोम 3D प्रिंटर हैं, जो डीएनए के निर्देशों के हिसाब से प्रोटीन बनाते हैं। और लाइसोसोम सफाई विभाग है, जो कचरा साफ करता है। हाँ, मतलब हर काम के लिए एक स्पेशलिस्ट है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा विकासवादी कदम था। इस ऑर्गेनाइजेशन ने कोशिकाओं को ज्यादा बड़ा और जटिल होने की इजाजत दी। और इस पूरी फैक्ट्री का ब्लूप्रिंट है डीएनए।
इन नोट्स में वॉटसन और क्रिक के डबल हेलिक्स मॉडल का जिक्र है। ये संरचना इतनी खास क्यों है? इसकी खूबसूरती इसकी सादगी और कुशलते में है। सोचिए, एक घुमावदार सीढ़ी, इसकी 2 रेलिंग्स हैं और बीच में डंडे हैं। ठीक है। ये डंगे सिर्फ 4 तरह के केमिकल अक्षरों से बने हैं, ए, टी, सी और जी। इन्हीं 4 अक्षरों के क्रम में जीवन की सारी जानकारी लिखी है। आपकी आंखों का रंग क्या होगा, आपके बाल कैसे होंगे, सब कुछ सिर्फ 4 अक्षरों में। हाँ। और क्योंकि ये 2 लड़ियों वाला है, इसलिए कोशिका विभाजन के समय ये आसानी से अपनी कॉपी बना सकता है। एक लड़ी खुलती है और दोनों लड़ियां अपने लिए एक नया पार्टनर बना लेती हैं। ये एक शानदार कॉपी पेस्ट मैकेनिज्म है। तो ग्रेगर मेंडल, जिन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, उन्होंने डीएनए को देखे बिना ही इसके काम करने के नियम कैसे खोज लिए? यही मेंडल की प्रतिभा थी। वो एक गणितज्ञ दिमाग वाले पादरी थे। उन्होंने मटर के पौधों को देखा और पाया कि गुणों का अगली पीढ़ी में जाना किसी मिक्सिंग की तरह नहीं है, जैसे लाल और सफेद रंग मिलकर गुलाबी बना दे। उन्होंने देखा कि गुण पैकेट्स में जाते हैं, जिन्हें उन्होंने फैक्टर कहा, और आज हम उन्हें जीन कहते हैं। उन्होंने हिसाब लगाया कि कुछ जीन डोमिनेंट यानी प्रभावी होते हैं और कुछ रिसेसिव यानी अप्रभावी। मतलब उन्होंने आनुवंशिकता के पीछे का गणित खोज निकाला था। बिल्कुल। उसके पीछे की केमिस्ट्री यानी डीएनए की खोज तो दशकों बाद हुई। ये तो कमाल है। मतलब उन्होंने सॉफ्टवेयर के नियम समझ लिए थे, भले ही उन्हें हार्डवेयर के बारे में पता नहीं था। हमारे लिसनर्स के नोट्स में कुछ आनुवंशिक बीमारियों का भी जिक्र है, जैसे हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। ये मेंडल के नियमों से कैसे जुड़ी हैं? ये बीमारियां मेंडल के नियमों का सटीक उदाहरण है। ये अक्सर रिसेसिव जीन्स से जुड़ी होती हैं, जो एक्स क्रोमोसोम पर होते हैं। अच्छा। पुरुषों के उस अकेले एक्स पर खराब जीन आ जाए तो बीमारी दिख जाती है, जबकि महिलाओं को बीमारी होने के लिए उनके दोनों एक्स क्रोमोसोम पर खराब जीन होना जरूरी है, जो बहुत दुर्लभ है। इसीलिए ये बीमारियां पुरुषों में ज्यादा आम हैं। तो ये थी हमारी आज की यात्रा। हमने जीवन की शुरुआत के केमिकल सूप से कहानी शुरू की, विकास की उस लंबी सड़क को देखा जिस पर चलकर करोड़ों प्रजातियां बनी, और आखिर में उस अद्भुत मॉलिक्यूलर कोड को समझा जो हम सब के अंदर लिखा है। हमने देखा कि जीवन कोई स्थिर चीज नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। एक कहानी जो 4 अरब साल से लिखी जा रही है और हर पल इसमें नए पन्ने जुड़ रहे हैं। और ये सब जानने के बाद हमारे लिसनर के लिए इसका क्या मतलब है, जो इन सब तथ्यों को अपनी परीक्षा के लिए याद करने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब ये है कि इन नामों, तारीखों और सिद्धांतों को एक लिस्ट की तरह मत देखिए, इन्हें एक कहानी के किरदारों की तरह देखिए। जब आप समझेंगे कि साइनोबैक्टीरिया ने हमारी दुनिया में ऑक्सीजन भरकर एक क्रांति ला दी थी, तो आपको ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट हमेशा याद रहेगा। सही बात है। जब आप आर्थ्रोपोडा को एक सफल इंजीनियरिंग डिजाइन की तरह देखेंगे, तो आपको उसका नाम और गुण याद रखना आसान लगेगा। कहानी तथ्यों को आपस में जोड़ती है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत गहरे विचार की ओर ले जाता है। हमने मेंडल, डार्विन, वॉटसन और क्रिक की बात की। इन सब ने जीवन के कोड को पढ़ने और समझने की कोशिश की। हाँ, वो प्रकृति के रहस्यों को उजागर कर रहे थे। लेकिन आज जीन एडिटिंग जैसी क्रिस्पर तकनीक के साथ हम इतिहास में पहली बार उस कोड को सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि उसे लिखने और बदलने की क्षमता हासिल कर रहे हैं। एकदम सही। हम बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, फसलों को बेहतर बना सकते हैं। भविष्य की अगली बड़ी जैविक खोज शायद प्रकृति को समझने के बारे में नहीं, बल्कि उसे अपनी मर्जी से डिजाइन करने के बारे में होगी। और ये हमें किन ताकतों और किन जिम्मेदारियों के सामने खड़ा करेगा? ये शायद हमारी पीढ़ी का सबसे बड़ा सवाल है।